हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल IQ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। हम बात कर रहे थे परमाणु मॉडल के बारे में, जिसमें हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बोर का परमाणु मॉडल। जिन स्टूडेंट्स ने भी परमाणु मॉडल के जो 2 पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, उनके वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फुल एनर्जी के साथ बोर का परमाणु मॉडल। और इनमें हम पढ़ेंगे कि बोर का परमाणु मॉडल किसने कब दिया और उसका आधार क्या था, मतलब उसका बेस क्या था, किस आधार पर उसने दिया, उसकी क्या क्या बातें थी, क्या क्या उन्होंने प्रूफ दिए और उनकी लिमिटेशन क्या रही। सन 1913 में जो वैज्ञानिक थे नील्स बोर, उन्होंने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना और उसके स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए एक मॉडल दिया। नील्स बोर वैज्ञानिक थे, 1913 में एक मॉडल दिया और वो मॉडल किन किन चीजों को समझाने के लिए दिया गया था? हाइड्रोजन की परमाणु संरचना और उसका स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन को उन्होंने लिया क्योंकि हाइड्रोजन सबसे छोटा परमाणु है, क्योंकि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये परमाणु मॉडल देने के बाद उस परमाणु मॉडल के अनुसार कौन कौन सी बातें कही गई? फर्स्ट है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है तथा उसमें धन आवेशित कण प्रोटॉन होता है। धन आवेशित कण प्रोटॉन होता है। इन्होंने बताया, जो बात रदरफोर्ड ने बताई थी उसी को इन्होंने क्या माना? सही माना। और इन्होंने भी यही बात बताई कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है और उस नाभिक में धन आवेशित कण होता है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रोटॉन। न्यूक्लियस इज इन द सेंटर ऑफ द एटम एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन आर फाउंड इन इट। नेक्स्ट उन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या एवं ऊर्जा वाले पथ में गति करते हैं। उन्होंने बताया कि ये बात रदरफोर्ड ने भी कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। उन्होंने नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन को कोई भी स्थान नहीं दिया था। इस बात को आगे कंप्लीट किया था बोर ने, और उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो एक ऊर्जा वाले पथ में गति करते हैं, और वो जो पथ होता है वो वर्तीय पथ होता है और उसकी जो त्रिज्या होती है वो निश्चित त्रिज्या होती है। देखिए कैसे निश्चित त्रिज्या होती है। हमारे पास ये नाभिक है और नाभिक के बाहर एक कक्षक है, और यहाँ से देखिए ये समान त्रिज्या है इसकी। दूसरा अगर कक्षक लेंगे तो उसकी भी इस केंद्र से समान त्रिज्या होगी, रेडियस होगी। अगर तीसरा हमने कक्षक लिया तो उसकी भी रेडियस इस सेंटर से समान होने वाली है। इसलिए बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या वाले ऊर्जा वाले पथ में गति करते हैं, और ये जो कक्षक होते हैं इन सब में जो ऊर्जा होती है वो चेंज होती रहती है। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन फिक्स्ड ऑर्बिट एंड एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस। इसके बाद उन्होंने कहा था कि ये जो निश्चित ऊर्जा वाले पथ होते हैं इनको कहा जाता है ऊर्जा स्तर। मतलब नाभिक के चारों तरफ ये जो कक्षक होते हैं इन कक्षकों को कहा जाता है कोश, या तो कोश कहा जाता है या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। और ये सभी कोश जो होते हैं नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय वृत्त के रूप में होते हैं। सकेंद्रीय वृत्त उसे कहा जाता है कि एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त, दूसरे वृत्त के अंदर तीसरा वृत्त, और सभी वृत्तों का केंद्र हो एक। यहाँ देखिए ये एक केंद्र है, पहला वृत्त, दूसरा वृत्त, तीसरा वृत्त और ये चौथा वृत्त। इन चारों वृत्त का जो केंद्र है वो एक ही है, तो इन सभी वृत्त को कहा जाता है सकेंद्रीय वृत्त। तो नाभिक के चारों तरफ जो कोश होते हैं या कक्षक होते हैं या ऊर्जा स्तर होते हैं वो इसी तरह सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होते हैं। फिर बोर ने इनको नाम भी दिया। जो पहला कक्षक है उसको बोला गया n=1 और नाम दे दिया k कक्षक। जो दूसरा कक्षक है उसको n=2 बोला गया और उसको नाम दे दिया गया l। जो तीसरा कक्षक है उसे बोला गया n=3 और उसको नाम दे दिया गया m। इसी तरह के जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे कक्षकों के नाम भी चेंज होते जाएंगे। आगे देखिए,
जैसे जैसे n का मान बढ़ता है सभी कक्षाएं नाभिक से दूर होने लगती है और उनकी ऊर्जा भी बढ़ने लगती है। ये कहना क्या चाहता है इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ हमारे पास नाभिक है और नाभिक के बाहर ये कक्षक है और ये कक्षक है K और यहाँ पे n बराबर है 1। फिर हमने n बराबर 2 किया तो हमारे पास एक दूसरा कक्षक आ जाएगा जिसको हमने बोला L। उसके बाद हमने जब n बराबर 3 किया तो हमारे पास तीसरा कक्षक आ जाएगा M और ये कक्षक आ जाएगा यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे n का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये कक्षक जो है ये नाभिक से दूर होते जा रहे हैं और जैसे जैसे नाभिक से दूर होंगे इनकी जो ऊर्जा है उसका मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे n का मान बढ़ता है वैसे वैसे सभी कक्षाएं नाभिक से दूर होने लगती है और इन कक्षाओं का ऊर्जा का मान बढ़ने लग जाता है। As the value of n increased, all the cells started moving away from the nucleus and their energy also started increase. नेक्स्ट उन्होंने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में चक्कर लगाता है, जब इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में चक्कर लगा रहा हो, चाहे वो K कक्षक में हो, चाहे L कक्षक में हो, चाहे वो M कक्षक में हो, तब उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन अगर जैसे जैसे वो कक्षक चेंज करता है उसकी ऊर्जा का मान भी क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। माना कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और ये कक्षक है आपका K कक्षक। इसे बाहर से कहीं से ऊर्जा मिल जाती है और ऊर्जा लेकर ये अपने से उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में चला जाता है और ये आ जाता है यहाँ पे। कुछ टाइम तक ये यहीं रहता है, उसके बाद वापस से ये क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। मतलब जो ऊर्जा जितनी ऊर्जा इसने ली उसी को वापस क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा और वापस अपनी जो मूल अवस्था थी वहां आ गया। देखिए हम इसको इस तरीके से समझेंगे। ये हमारे पास एक ऊर्जा स्तर है जहाँ पे n बराबर 1 है और यहाँ पे एक दूसरा ऊर्जा स्तर है जहाँ पे n बराबर 2 है। इस ऊर्जा स्तर में एक इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और जब इसको बाहर से कहीं से ऊर्जा मिलती है तो उस ऊर्जा को ये अवशोषित कर लेता है, उस ऊर्जा को ये क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है और ऑब्जर्व करने के बाद ये कहाँ चला जाता है, ये उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। हाई लेवल वाले जो एनर्जी लेवल होते हैं वहां चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद या कुछ सेकंड रुकने के बाद ये वापस अपनी मूल अवस्था में जो ग्राउंड स्टेट होती है इसकी वापस यहाँ आ जाता है। लेकिन जब वापस आता है तो वापस से जो ऊर्जा इसने ऑब्जर्व की है, जो एनर्जी इसने ऑब्जर्व की है उसी एनर्जी को क्या करता है, रिलीज कर देता है, उसी एनर्जी को रिलीज कर देता है। When the electrons revolve in the same orbit, there is no change in their energy, but they absorb energy from outside and move to higher energy level. नेक्स्ट देखिए इन्होंने जो लास्ट बात कही वो क्या है, इन्होंने कहा यह इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2π होता है। These electrons revolve only in those orbitals which have angular momentum NH/2π. ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन किसी में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इनका फिक्स नहीं है तो कि हमें किस कक्षा में चक्कर लगाते हैं, किस कक्षा में हमें चक्कर लगाना है। तो कैसे चक्कर लगाया जाता है, देखिए यहाँ हमारे पास फर्स्ट है n बराबर 1, यहाँ इसका न्यूक्लियस है। दूसरा जो हमारे पास कक्षक है उसके लिए n बराबर 2। तो जो इन कक्षकों का कोणीय संवेग होता है वो NH/2π होता है। और अगर हम n की वैल्यू इसमें रखते जाएं और n की वैल्यू 1 रखने पर हमारे पास आया h/2π, मतलब उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हो गया h/2π, दूसरे का हो जाएगा 2h/2π। इसी तरीके से जैसे जैसे कक्षक बढ़ेंगे उनका कोणीय संवेग भी चेंज होता रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिसमें इनका कोणीय संवेग या तो NH/2π होना चाहिए या फिर h/2π का गुणज होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इन सब बातों के आधार पर ये मॉडल प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, इस बात का पता चला। मतलब जब हमने ये सारी बातें पढ़ी समझी तो हमें ये बात पता चली कि इनकी बहुत सी बातें जो हैं
वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए इसको उसी का आधार माना गया। हम ये कह सकते हैं कि बोर का जो परमाणु मॉडल है वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में ये बात कही गई थी कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में चलता है और उन्हीं बंडल को कहा गया, उन्हीं बंडल को फोटोन कहा गया या फिर क्वांटा कहा गया। ये प्रकाश ऊर्जा होती है एच म्यू। म्यू बोला गया है प्रकाश की आवर्ती और एच बोला गया है प्लांक नियता और ई हमारे पास क्या है, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है उसको कहा गया है ई। अब यहाँ आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये हमारे पास कक्षक, जो एक परमाणु जो होता है उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसके लिए जो कक्षक बताए गए हैं वो ये है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, या फिर आप बोल सकते हो k l m n। जैसे जैसे कक्षक बढ़ेंगे आपकी ऊर्जा का लेवल भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट आप इस डायग्राम से ये पता लगा सकते हैं, जो मैंने आपको बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर से ऊर्जा लेता है, इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा लेता है। ये देखो इन्होंने इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से ऊर्जा ली, उसके बाद वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, यहाँ जाता है, लेकिन जब वो वापस से अपनी जगह जाएगा, मूल अवस्था में जाएगा, तो वो क्या करेगा, उसी ऊर्जा को रिलीज कर देगा, बाहर निकाल देगा, उत्सर्जित कर देगा। नेक्स्ट देखिए, इतना सब कुछ बताने के बाद भी बोर के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी, उन्होंने जो ये परमाणु मॉडल बताया था ये केवल बताया था एकल इलेक्ट्रॉन के लिए। जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के बारे में जब परमाणु मॉडल की बात आती है तो उसमें क्या हुआ, ये उसको स्पष्ट नहीं कर पाया, इस वजह से इसको फेल माना गया, या फिर आप इसकी लिमिटेशन मान सकते हो। बोर मॉडल की ये लिमिटेशन थी कि इनका जो परमाणु मॉडल था वो केवल एकल इलेक्ट्रॉन के परमाणु को स्पष्ट कर पाया, एक से अधिक जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बारे में समझा नहीं पाया। दिस मॉडल could explain the atom with only a single electron but could not explain the atom with more electron. नेक्स्ट इनकी जो कमी थी वो ये थी, इस मॉडल ने बताया कि स्पेक्ट्रम की केवल एक रेखा होती है। इस मॉडल ने ये बताया कि स्पेक्ट्रम की केवल एक रेखा होती है, जबकि जब उसे उच्च भेदन वाली क्षमता वाले उपकरण से देखा गया तो बताया कि उस एक रेखाओं के अंदर, वो जो एक रेखा थी उसके अंदर भी बहुत सारी रेखाओं का क्या था, समूह था। मतलब ये कमी थी कि उन्होंने बताया कि स्पेक्ट्रम की केवल एक रेखा है, लेकिन जब उसे किसी उपकरण से देखा गया तो पता चला कि वो एक रेखा नहीं, बहुत सी रेखाओं का समूह है। दिस मॉडल स्टेटेड दैट द spectrum has only one line, but when it was viewed with a high penetrating power instrument, a group of lines was obtained. मतलब स्पेक्ट्रम की केवल एक रेखा नहीं, ग्रुप ऑफ लाइंस उन्हें मिली, इसलिए ये उसकी कमी बताई गई। इनकी जो बची कुची जो भी कमियां थी उनको कंप्लीट किया सोमरफील्ड के परमाणु मॉडल ने, जो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।